हेलो दोस्तों, टेक्निकल पुर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं DFCCIL का टेक्निकल सिलेबस में से एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका डिटेल सिलेबस आप देख पा रहे हो। इसमें हम पढ़ेंगे रेडियो वेव प्रोपोगेशन एंटीनास, मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन, रेडियो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर्स, डिजिटल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इस सीरीज में हम MCQ क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 25 MCQ क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें। तो मॉड्यूलेशन क्या है वह समझ लेते हैं पहले। इसमें आप देख पा रहे हो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वह होता है जिसका मॉड्यूलेशन होना है। और एक कैरियर वेव होती है। कैरियर वेव यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें ऑसिलेटर की सहायता से आपकी कैरियर वेव को जनरेट किया जाता है। फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर वेव के साथ मल्टीप्लाई करके आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया जाता है। इसी प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। चलिए अपने ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, कैरियर वेव को सिग्नल वेव से अलग किया जाता है। नहीं, ये नहीं है। कैरियर वेव के साथ सिग्नल वेव को सम्मिलित किया जाता है। हाँ, ये राइट आंसर है। इसका आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ब्लॉक कम्युनिकेशन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो कम्युनिकेशन में ये कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, ट्रांसमीटर होता है, चैनल होता है, चैनल यानी माध्यम जिस माध्यम से भेजा जाता है सिग्नल को, और एक रिसीवर होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ब्लॉक संबंधित नहीं है। तब ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ट्रांसमीटर ब्लॉक। ट्रांसमीटर ब्लॉक है। संचार माध्यम ब्लॉक यानी चैनल भी है। रिसीवर भी है। वेब शेपिंग ब्लॉक नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेब शेपिंग ब्लॉक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाले कैरियर वेव की स्पीड होती है। कैरियर वेव की स्पीड कह लो या हम प्रकाश का वेग, ये दोनों एक ही होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि और दृश्य सिग्नलों की फ्रिक्वेंसी होती है, यानी साउंड एंड विजुअल सिग्नल की फ्रिक्वेंसी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पॉइंट देख लेते हैं। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, और लो फ्रिक्वेंसी होती है 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज। और वीडियो फ्रिक्वेंसी, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, वीडियो एंड साउंड की पूछा गया है। तो वीडियो सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है 0 से 7 मेगाहर्ट्ज, और ऑडियो सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है 20 से 20 किलोहर्ट्ज। तो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 वेरी हाई तो नहीं होती। वेरी हाई होती है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो ये तो इसके अंतर्गत नहीं आ रही। वीडियो सिग्नल होता है मैक्सिमम 7 मेगाहर्ट्ज का। लो के अंतर्गत आ रही है 30 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज तक। इसमें ऑप्शनों को देखा जाए तो इसमें ऑप्शन वेरी लो देना चाहिए था, पर इसमें वेरी लो नहीं दिया है, इसलिए हम इसमें लो को मानकर सही करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो, यानी बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेव की पावर को मापा जाता है। तो वेव की पावर को डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो रिसीवर सर्किट में हाई फ्रिक्वेंसी पर प्रयोग होने वाला आयरन कोर
मेटल डैश होता है। ऑप्शन ए फेराइड का, ऑप्शन बी निम्न चुंबकशीलता वाला पदार्थ, ऑप्शन सी उच्च चुंबकशीलता वाला पदार्थ, ऑप्शन डी विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर है फेराइड। फेराइड एक मेटल आयरन का ही प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रकार के मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव के स्थान पर पल्स ट्रेन प्रयोग की जाती है? तो पल्स ट्रेन क्या होती है? पल्स ट्रेन बोलता है जो पल्स मॉड्यूलेशन होता है उसमें जो वेव होती हैं मॉड्यूलेशन करने के बाद उन वेव को हम पल्स ट्रेन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्स मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 8, एम्पलीट्यूड ब्रॉडकास्टिंग चैनल की बैंडविड्थ होती है। तो बैंडविड्थ क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। बैंडविड्थ होती है लोअर साइड बैंड तथा अपर साइड बैंड को मिलाकर दोनों को मिलाकर एक बैंडविड्थ तैयार होती है। तो एक बैंड दिखाया गया है। इसका थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कैरियर फ्रिक्वेंसी का मान 500 हर्ट्ज तथा सिग्नल फ्रिक्वेंसी का मान 10 हर्ट्ज हो तो लोअर साइड फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 500 प्लस 10 यानी 510 किलो हर्ट्ज। इसी प्रकार अगर अपर साइड फ्रिक्वेंसी का मान 500 माइनस 10 तो अपर साइड फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 490 किलो हर्ट्ज होगी। इस प्रकार मॉड्यूलेटेड वेव में 2 साइड बैंड होते हैं। दोस्तों ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एएम में कितने साइड बैंड होते हैं। तो एएम में 2 साइड बैंड होते हैं। तो अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, इसके साइड बैंड के बराबर। ये तो नहीं है। साइड बैंड के आधा भी नहीं है। साइड बैंड का 2 गुना। हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें लोअर साइड बैंड होता है, एक अपर साइड बैंड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एएम की अपेक्षा एफएम के प्रयोग किए जाने का मुख्य कारण है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया मुख्य कारण। उसके ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। इसका मॉड्यूलेशन आसान होता है। ऑप्शन बी लो बैंडविड्थ होती है। ऑप्शन सी इसमें सामान्य प्रकार का ट्रांसमीटर तथा रिसीवर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस पर नॉइस का कम पड़ता है। पॉइंट को देख लेते हैं। रेडियो रिसीवर में इलेक्ट्रिक स्पार्क मोटर वाहनों के इंजन आदि के कारण तीव्र एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन दोष पाया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए नॉइस लिमिटर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। एएम में कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड सिग्नल वेव के एम्पलीट्यूड के अनुसार बदलता है। और एफएम में क्या होता है? एफएम में कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी सिग्नल वेव के एम्पलीट्यूड के अनुसार बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस पर नॉइस का कम प्रभाव पड़ता है। एफएम में नॉइस पर एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर में नॉइस का कम प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एफएम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार की वेव का प्रयोग किया जाता है? एफएम वेव में ट्रांसमिट करने के लिए, तो एफएम वेव, इसके लिए हम इन पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड, एफएम रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड कितना होता है? 88.5 मेगाहर्ट्ज से 108.5 मेगाहर्ट्ज। तो उसमें पूछा गया है एफएम सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी फ्रिक्वेंसी हमें पता लग गई। तो ये वाली फ्रिक्वेंसी किसके अंडर आ रही है, यह पता करना है।
तो इसके लिए हम ग्राउंड वेव को देख लेते हैं। ग्राउंड वेव को सरफेस वेव या मीडियम वेव भी कहते हैं। इसकी रेंज होती है 300 से 3 मेगाहर्ट्ज़। दूसरा है स्काई वेव। स्काई वेव को आइनोस्फीयर वेव या शॉर्ट वेव भी कहते हैं। इसकी रेंज होती है 3 से 30 मेगाहर्ट्ज़। इसका यूज कहाँ होता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, मोबाइल कम्युनिकेशन में और रेडियो में। और एक होती है डायरेक्ट वेव। डायरेक्ट वेव को स्पेस वेव, लाइन ऑफ साइट वेव और माइक्रोवेव भी कहते हैं। इसकी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज़ से 3000 मेगाहर्ट्ज़। जैसे हम देख तो एफएम रेडियो की फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 88.5 मेगाहर्ट्ज़। तो ये ग्राउंड वेव में तो नहीं आ रही, स्काई वेव के अंतर्गत भी नहीं आ रही, और आपका डायरेक्ट वेव के अंतर्गत आ रही है। तो क्योंकि डायरेक्ट वेव की मैक्सिमम 3000 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट वेव, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव से ऑडियो सिग्नल को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव कौन सी होती है? वह वेव जिसका मॉड्यूलेशन हो चुका है, वह वेव मॉड्यूलेटेड वेव कहलाती है। तो मॉड्यूलेटेड वेव से ऑडियो सिग्नल को अलग करने, तो ऑडियो सिग्नल कहाँ तक आता है? आपका ट्यूनर तक। ट्यूनर में भी ऑडियो सिग्नल मिक्स होता है, मिक्सर में भी होता है, IF एम्पलीफायर में भी ऑडियो सिग्नल होता है, डिटेक्टर में आपका ऑडियो सिग्नल को अलग कर लिया जाता है IF से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिटेक्टर, ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, AM वेव के डिटेक्शन के लिए प्रयोग किए गए डायोड डिटेक्टर सर्किट में किस प्रकार का डायोड प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है वैरेक्टर डायोड, जीनर डायोड, पावर डायोड, टनल डायोड। इसका एक बार फिगर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। AM वेव के डिटेक्शन के लिए प्रयोग किए गए डायोड डिटेक्शन सर्किट में किस प्रकार का डायोड उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वैरेक्टर डायोड, ऑप्शन बी जीनर डायोड, ऑप्शन सी पावर डायोड, ऑप्शन डी टनल डायोड। यह फिगर वैरेक्टर डायोड में कैपेसिटिव रिएक्टेंस पाया जाता है। AM डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसमें आपका एक डायोड प्रयोग किया गया है और एक कैपेसिटर। वैसे जनरली डायोड ही प्रयोग होता है, जनरल डायोड जो क्रिस्टल डायोड होता है वही प्रयोग होता है, पर कई जगह पर आपका वैरेक्टर डायोड भी प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में फ्रिक्वेंसी परिवर्तन के तुरंत बाद प्रयोग की जाने वाली एम्पलीफायर यूनिट कहलाती है। सुपर हेट्रोडाइन रेडियो रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ये सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या है? IF सबसे पहले एंटीना है, एंटीना के बाद IF एम्पलीफायर और ट्यूनिंग है, उसके बाद मिक्सर के नीचे लोकल ऑसिलेटर, फिर IF एम्पलीफायर एंड फिल्टर्स और डीमोडुलेटर, फिर ऑडियो एम्पलीफायर और फिर स्पीकर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रिक्वेंसी परिवर्तन के तुरंत बाद प्रयोग किए जाने वाले। तो फ्रिक्वेंसी कहाँ परिवर्तन होगी? मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IF एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी का मान सिग्नल फ्रिक्वेंसी से होता है। तो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रिक्वेंसी बराबर IF। तो ये दिया गया, जैसे मान लो
लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी दी गई है 1955 किलोहर्ट्ज़ और सिंगल फ्रिक्वेंसी 1500 किलोहर्ट्ज़ बराबर 455 किलोहर्ट्ज़। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी होती है वो सिंगल फ्रिक्वेंसी से अधिक होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है लोकल ऑसिलेटर का मान सिंगल फ्रिक्वेंसी से अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन बी अधिक रखा जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वह रिसीवर जिसमें एरियल से ट्यून की गई फ्रिक्वेंसी पर ही डिटेक्शन प्रक्रिया पूरी हो जाती है वह कहलाता है। ऑप्शन ए TRF रिसीवर, ऑप्शन बी सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, ऑप्शन सी AF, ऑप्शन सी FM रिसीवर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम नीचे देख पा रहे हैं ये TRF रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या है, एरियल से सीधा AF एम्पलीफायर एंड ट्यूनिंग के उसके तुरंत बाद हमारा डिटेक्टर लगाया गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एरियल से ट्यून की गई फ्रिक्वेंसी पर ही डिटेक्शन प्रक्रिया पूरी होती है, तो इसमें डिटेक्शन प्रक्रिया उसके बाद ही तुरंत पूरी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TRF रेडियो रिसीवर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी क्रिया किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए प्रयोग। इसमें हम देख पा रहे हैं सैम्पलिंग भी दे रखा है, क्वारंटाइजिंग भी दे रखा है, एनकोडिंग भी दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी का उपयोग किया जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम में पिक्चर ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है पिक्चर ट्रांसमिट करने के लिए यानी वीडियो को ट्रांसमिट करने के लिए हमेशा AM का प्रयोग किया जाता है यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, और पिक्चर की जगह साउंड पूछ लेता तो उसमें हम FM का प्रयोग करते हैं यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AM। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, AM तथा FM में मुख्य अंतर क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें पूछा गया है AM तथा FM में मुख्य अंतर, मेन अंतर पूछा गया है इसमें। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। AM में ट्रांसमीटर तथा रिसीवर सर्किट FM की तुलना में सरल होता है, ये भी ठीक है। AM की चैनल बैंडविड्थ FM से अधिक होती है, ये भी ठीक है। AM में FM की अपेक्षा विद्युत पावर वह कम होता है, ये भी ठीक है। अगला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो A और B C तीनों ऑप्शन सही हैं, पर इसमें पूछा गया है मेन मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर है इसका AM का ट्रांसमीटर तथा रिसीवर सर्किट FM की तुलना में सरल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंगल साइड बैंड डबल साइड बैंड की तुलना में SSB DSB की तुलना में ऑप्शन ए है अधिक एफिशिएंट होता है, ऑप्शन बी अधिक पावरफुल होता है, ऑप्शन सी कम एफिशिएंट होता है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें AM का बैंड दिखाया गया है, AM का डबल साइड बैंड दिखाया गया है। तो सिंगल साइड बैंड में तो एक ही होता है, या तो लोअर साइड बैंड होगा या अपर साइड बैंड होगा। तो SSB DSB की तुलना में अधिक एफिशिएंट भी होता है, ऑप्शन बी अधिक पावरफुल भी होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। ये पॉइंट और देख लेते हैं। टीवी प्रसारण में वीडियो सिग्नल का प्रसारण SSB यानी सिंगल साइड बैंड सिस्टम द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मॉड्यूलेटेड रेडियो वेव से पॉजिटिव या नेगेटिव एम्पलीट्यूड को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है।
मॉड्यूलेटेड वेव से सिग्नल को अलग किसके द्वारा किया जाता है, जैसे हम पहले देख चुके हैं, डायोड के द्वारा। डायोड कहाँ यूज होता है, रेक्टिफिकेशन में। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन ए रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी सिलेक्शन, ऑप्शन डी डिजिटलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेक्टिफिकेशन। ये फिगर हम देख लेते हैं, इससे आसानी से समझ जाएंगे। इसमें डायोड यूज किया गया है। डायोड ही मॉड्यूलेटेड वेव से सिग्नल को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एम रेडियो रिसीवर का IF का मान सामान्यतः कितना रखा जाता है। तो IF निकालने का फॉर्मूला जो हम नीचे देख पा रहे हैं, LOF माइनस SF बराबर IF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 455 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। AF RF अलाइनमेंट में RF जनरेटर कितने हर्ट्ज पर सिग्नल जनरेट करता है। ऑप्शन ए 600 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 150 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 300 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 250 हर्ट्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान समय में प्रायोगिक रूप से रेडियो फ्रिक्वेंसी की अधिकतम सीमा कितनी है जो प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में उपयोग होती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतम सीमा। तो अधिकतम सीमा रेडियो वेव की अधिकतम सीमा तो आपकी 30 से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, लेकिन प्रायोगिक रूप प्रैक्टिकल में आपका 100 गीगाहर्ट्ज तक ही यूज की जाती है। ऑप्शन सी 100 किलो हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मीडियम वेव के 1100 किलोहर्ट्ज के बैंड पर अधिकतम स्टेशनों की संख्या के चैनल में बैंडविड्थ रखी जाती है। ये क्वेश्चन भी लॉजिक है, इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। मीडियम वेव के 1100 किलोहर्ट्ज के बैंड पर अधिकतम स्टेशनों की संख्या, इसमें पूछा गया अधिकतम स्टेशनों की संख्या। अधिकतम स्टेशन कब बनेंगे, जब आपकी बैंडविड्थ कम होगी। दोस्तों हमेशा याद रखना, जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतने ही चैनल आपके ज़्यादा बनेंगे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 10 किलोहर्ट्ज, 25 किलोहर्ट्ज, 50 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज। सबसे कम कौन सा है, 10 किलोहर्ट्ज। जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतने ही अधिक चैनल बनेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 किलोहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। FM की चैनल बैंडविड्थ रखी जाती है। ऑप्शन ए कम चौड़ी, ऑप्शन बी अधिक चौड़ी, ऑप्शन सी AM से दोगुनी, ऑप्शन डी AM से कम। तो FM की हम देख लेते हैं बैंडविड्थ। FM की बैंड इस प्रकार से बनता है, ये AM का बैंड है, ये आपका FM का बैंड है। तो FM के बैंड में कम चौड़ी तो नहीं है, काफ़ी चौड़ी है। अधिक चौड़ी, हाँ ये इससे अधिक चौड़ी AM के बैंड से FM की बैंड की अधिक चौड़ी होती है। अगला ऑप्शन है AM की दोगुनी तो नहीं होती। AM से कम भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक चौड़ी। तो ये FM की चैनल विड्थ अधिक चौड़ी होती है। इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है FM रेडियो में चैनल बैंडविड्थ होती है। FM रेडियो यानी हम जो मोबाइल में FM सुनते हैं उसकी चैनल बैंडविड्थ कितनी होती है। ऑप्शन ए 455 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी 180 से 200 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी 600 किलोहर्ट्ज। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन